अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फ़रखंदा, मेरे तालिब इल्मों, आज मैं आपके सामने उर्दू की इब्तिदा के मुख्तलिफ़ नज़रियात के बारे में पेश करूँगी। इससे पहले भी मैं इस पर इज़हार ख़याल कर चुकी हूँ। आज इसके बक़िया हिस्से पर मैं इज़हार ख़याल करूँगी। मैंने बताया था आपको कि जब दो कौमें एक दूसरे से मिलती हैं तो मेल जोल से उनके असरात एक दूसरे पर पड़ते हैं, उनकी तहज़ीब व तमद्दुन पर पड़ते हैं, उनके तौर तरीक़ों पर पड़ते हैं और उनकी ज़बानें जो हैं एक दूसरे में खलत मलत हो जाती हैं। उर्दू के मानी आपने सुना होगा कि लश्कर के हैं या बाज़ार के हैं। तो फ़ौज में जो लश्कर होता है उसके अंदर मुल्क के मुख्तलिफ़ सूबों से लोग आते हैं और अपनी ज़बानें बोलते हैं, और अपने आप कुदरती तौर पर एक ऐसी ज़बान का जन्म होता है जो कि इन सारी ज़बानों के अल्फाज पर मुश्तमिल होती है और वो बोलचाल की ज़बान बन जाती है। तो इसी उर्दू के मुताल्लिक़ हमारे जो मुहक़्क़ीन हैं, जो मुहक़्क़िक़ हैं, वो मुख्तलिफ़ नज़रियात पेश करते हैं। कोई कहता है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, कोई कहता है कि उर्दू पंजाबी से निकली है, कोई कहता है कि उर्दू दक्कन से निकली है, और वो अपने इन नज़रियात के जो दलाइल पेश करते हैं उन पर हम इज़हार ख़याल कर रहे हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है अपनी किताब आब हयात में कि उर्दू ब्रज भाषा से और दिल्ली की जो आसपास की बोलियां हैं गिरदो नवा की, उनसे निकली है। अब हम आज महमूद शिरानी का नज़रिया पढ़ेंगे। महमूद शिरानी ने पंजाब में उर्दू एक किताब लिखी है, उसमें उन्होंने इज़हार ख़याल किया है कि हरियाणी, पंजाबी और उर्दू का तक़ाबली मुताला करके ये साबित होता है, करने की कोशिश की है कि उर्दू पंजाबी से पैदा हुई। उनका यह ख़याल इस गलत फ़हमी पर मुबनी है कि उर्दू और पंजाबी के बहुत से लफ्ज़ आपस में मिलते हैं। पंजाब उर्दू के ख़मीर के तैयार करने में मुआविन ज़रूर रहा है, लेकिन उसको पंजाबी से पैदा होने वाला इसलिए करार नहीं दे सकते कि पंजाबी उर्दू की इब्तिदाई शक्ल नहीं है, बल्कि एक ऐसी ज़बान है जिस पर उर्दू की तरह फ़ारसी का बहुत गहरा असर पड़ा है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी ही है जैसे एक जगह ज़मीन जोती जाए, बीज बिखेरे जाएं, समंदरी हवाएं बादलों को अपने जोश पर लाकर उस ज़मीन को सैराब करें और लहलहाती फसल खड़ी हो जाए। ऐसी हालत में फसल की पैदाइश उसी जगह से कही जाएगी जहाँ खेत उगे हैं। हालांकि मुमकिन है कि बीज 200 मील के फासले से आए हों, हल और बैल 5 मील के फासले से गालिबन लाए गए हों, मज़दूर 10 मील के हलके से इकट्ठा हुए हों और समंदर ने अपना पानी 500 मील से सैराब करने के लिए भेजा हो। बावजूद इस सब के इन बातों ने मिलकर फसल तैयार की हो, लेकिन कहा यही जाएगा कि फ़लाँ खेत में गल्ला पैदा हुआ। इसलिए उर्दू की मुकम्मल शक्ल जो दूसरी ज़बानों से अलग करके इसकी अपनी करार दी जा सके, दिल्ली में तैयार हुई। इसलिए दिल्ली और उसके गर्दोनवा के इलाक़े को ही उर्दू की पैदाइश की जगह कहा जाएगा। तो पंजाब में उर्दू महमूद शिरानी जो हैं वो इन सारी बातों पर ज़ोर देते हैं कि इस वजह से उर्दू जो है वो पंजाब में, दरअसल जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध बनाया और उसके बाद उन्होंने मुसलमान वहाँ सिंध में बस गए और वो इसी पंजाब के रास्ते से होकर दिल्ली और अदर या मुख्तलिफ़ सूबों में फैले। और पंजाब में ज़ाहिर है कि फ़ौज भी रही होगी, लोग भी रहे होंगे, तो वहाँ जो ज़बान मिली उनकी आपस में और पंजाबी ज़बान के जो असरात आए हमारे यहाँ, उसकी वजह से महमूद शिरानी इस मुखालते में पड़ गए हों। दक्कन में उर्दू, इसमें शुबा नहीं कि अरब और ईरान के रहने वालों से इब्तिदाई ताल्लुक़ात दक्कनी वालों से कायम हुए थे और हिंदुस्तान के जनूबी मगरबी साहिल की पूरी पट्टी सदियों के मेल जोल से ऐसी हो गई थी जिसमें ईरान और अरब के बहुत से
لوگ بس گئے تھے اور ان کی زبان اور تہذیب نے یہاں والوں کو متاثر کیا تھا، لیکن وہ اثر اسی طرح ایک محدود حصے میں قائم رہا اور ہندوستان میں اندر کی طرف نہیں بڑھا۔ کارومنڈل اور جو وہاں کے جو بندرگاہ تھے دکن کے، وہاں سے ہمارا بزنس ہوتا تھا، بیاپار ہوتا تھا، اس لیے وہاں سے بہت سارے لوگ آتے تھے اور وہ ادھر ہی جنوب میں یعنی دکن میں وہاں پر ٹھہر گئے تھے۔ یہ اثر ایک طریقے سے محدود رہا اور ہندوستان میں اندر کی طرف نہیں بڑھا۔ ایک عرصے بعد جب 1326 میں محمد تغلق کو اپنا پایہ تخت دولت باد بنانے کا خیال آیا اور انہوں نے ساری دہلی کو وہاں منتقل کر دیا تو دہلوی زبان کے اثرات وہاں پر پہنچنے لگے۔ تو جب محمد بن تغلق نے دولت باد کو اپنا پایہ تخت بنایا اور پوری دہلی کو وہاں پر منتقل کرنے کا حکم دیا تو وہاں کے بزرگان دین، وہاں کے لوگ، وہاں کے عوام سب ایک خاص مدت کے اندر دولت باد جانے لگے اور لوگوں کے ساتھ اردو بھی دولت آباد پہنچی اور دکن میں اس زبان کا چرچا شروع ہوا۔ اگرچہ تھوڑے ہی دن کے بعد محمد بن تغلق کو اس بات کا احساس ہوا کہ اس نے لوگوں کو زبردستی دولت باد بھیج کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے یہ بھی اجازت دے دی کہ جن لوگوں کا جی چاہے وہ دہلی واپس چلے جائیں، لیکن اس زمانے میں سفر کی مشکلات کے بعد صرف تھوڑے سے لوگ ہی ایسے تھے جو واپس آئے اور زیادہ تر لوگ دولت آباد میں ہی مقیم رہے اور اپنی زبان بولتے رہے۔ 1347 میں علاء الدین بہمنی نے دہلی کے پایہ تخت سے بغاوت کر کے دکن میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ یہ حکومت بہمنی کے نام سے مشہور ہوئی۔ چونکہ یہ حکومت بغاوت کر کے قائم کی گئی تھی، اس وجہ سے یہاں کے بادشاہ اور امراء سلطنت دہلی کے طریقوں سے ہٹ کر ایک دوسری راہ چلنا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے مقامی زبانوں کی حوصلہ افزائی کی اور یہ اردو بالکل دہلوی اردو تو نہیں تھی۔ دکن میں آنے کے بعد گجرات، کاٹھیا واڑ، کرناٹک کی زبانوں کے الفاظ بھی اس میں شامل ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی اس زبان کا اصل ڈھانچہ وہی تھا۔ چنانچہ جب دہلی کے دربار میں فارسی کا دورہ تھا، اس وقت دکن کی نئی سلطنت میں سرکاری طور پر بھی اردو کا دورہ شروع ہو گیا تھا اور اردو زبان اپنے پیر جمانے لگی تھی۔ اس کا بقیہ حصہ میں اگلے لیکچر میں پیش کروں گی کہ اردو زبان کی مختلف نظریات کے بارے میں اور لوگوں کا کیا خیال ہے۔